देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो कि सीधे मसूरी से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मसूरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की आप तक सुदर्शन न्यूज पहुंचा रहा है। भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के दौरान घरों से लोग बाहर निकल गए। जैसे ही झटके महसूस किए गए, लोग डर के मारे सावधानी बरतते हुए तुरंत लोग अपने घरों से बाहर निकले। फिलहाल किसी भी तरह की क्षति की खबर सामने नहीं आ रही है। मोबाइल ऐप की शुरुआत भी सीएम धामी की तरफ से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मसूरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। लोग सावधानी बरतते हुए, जैसे ही लोगों को महसूस हुआ, भूकंप के झटके महसूस हुए, लोगों ने सावधानी बरती और सावधानी बरतते हुए तुरंत सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और एक सुरक्षित स्थान पर एकत्रित हुए। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 17 अगस्त तक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है। एक और बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, 17 अगस्त की सुबह 6 बजे तक अब कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तराखंड में अगर कुल मौतों की बात करते हैं तो 7,000 के करीब कुल मौतें हो चुकी हैं। वहीं 32 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। 34 लाख के करीब लोग थे जो कोरोना से संक्रमित हुए थे। हालात बेहद बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार सावधानी बरतना चाहती है। यही एक बड़ी वजह है कि कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है और 17 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड में लागू रहेगा। सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा उत्तराखंड में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 17 अगस्त तक सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश में किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी बेहद जरूरी है, खासतौर पर आगे आने वाले समय में जिस तरह से त्योहार है और त्योहारों को देखते हुए अक्सर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार और ज्यादा सावधानी बरतना चाहती है। आगे आने वाले समय में रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो ऐसे में अगर इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 17 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया है। बड़ा फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विकास के बढ़ते कदम विषय पर विकास की बात बूथ के साथ वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हर बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश के 11,235 बूथों तक राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों की जानकारी साझा की जाएगी। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं। हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत पार्टी के कार्यालय से हुई। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत ने बताया कि अगस्त क्रांति के अवसर पर यह यात्रा निकाली गई है। इसी दिन सन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई से, जिसे आज मुंबई हम कहते हैं, आह्वान किया था पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों का और जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जितनी भी फोर्सें लड़ रही थी उनका, कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है आज के दिन से हुई थी।
अगली खबर का रुख करेंगे। नई टिहरी में लोक निर्माण विभाग को तोड़ने को लेकर कार्यालय के कर्मचारियों ने धरना दिया, जिसको समर्थन देते हुए पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने टिहरी की लड़ाई शुरू की है और हम चाहते हैं कि इस डिवीजन को यहीं पर रखा जाए, क्योंकि टिहरी झील के ऊपर 5 पुल बनाए गए हैं जो उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों को जोड़ते हैं। वहीं ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। किया है क्योंकि इस निर्माण खंड में जो है डोबरा चांटी पुल का निर्माण भी हुआ है और जिस पुल पर अभी 5 वर्ष का अनुरक्षण का कार्य भी गतिमान है। इस आधार पे अगर हम इस निर्माण खंड को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, जिस कारण जो है अगर कुछ क्षति होती है या पुल में थोड़ा भी टूट फूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारा ये कहना है कि अभी प्रताप नगर में कई ऐसे काम हैं जो अभी होने बाकी हैं, चाहे आपके पर्यटन से संबंधित जो है रिंग रोड बननी है, कुछ बननी है, तो सारा काम जो है निर्माण खंड को दे दिया जाता। अगर इनको तोड़ना ही था और उस डिवीज़न को बनाना ही था तो ये अभी एडीबी के कई कार्यालयों को तोड़ा गया है। हम ये चाहते हैं कि ये डिवीजन यहीं रखा जाए। 5 जो पुल झील के ऊपर बनाए गए हैं, ये प्रताप नगर, घनसाली और उत्तरकाशी के कुछ हिस्से के लिए जीवन रेखा का काम कर रहे हैं। ये झूला पुल है, ये झूलते रहेंगे, इनमें निश्चित तौर पे कुछ कमियां भी आएंगी। तो ऐसा ना हो कि हम उस दिन टॉर्च लेकर ढूंढने जा रहे हैं कि इसका नेट बोल्ट कहाँ मिलेगा। इसको देखने के लिए एक प्रॉपर एजेंसी निर्माण खंड थी जिसने इसका निर्माण किया, उन्हें मालूम है, इन्हें यहीं यथावत रखा जाए। साथ ही जो अन्य काम है, चाहे वो रिंग रोड का काम है, पर्यटन विकास का काम है, चाहे वो जो ओवरलोडेड वर्कलोड है डिवीजनों के ऊपर, उनका भी कुछ काम इन्हें दिया जा सकता है जिससे कि ये डिवीजन यहाँ चल सके। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस डिवीजन को तत्काल रोकने की। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 59वें दिन भी जारी रहा। सभी तीर्थ पुरोहितों ने प्रदेश सरकार से देवस्थानम बोर्ड को हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं, जिसका समर्थन नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को समय रहते चारों धामों से हटा दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। मैं आप सब पंडा पुरोहितों की तरफ से सरकार से दरखास्त करता हूँ, जो सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया उसको तत्काल भंग करे। और जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि इसमें विचार करूँगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं विचार करूँगा, तो अब उनके पास बहुत कम समय है, 4-5 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, तब संभवतः न कर पाएं। और ये बहुत सही समय है और मुझे उम्मीद है अपने नौजवान मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पे 4 धाम देवस्थानम बोर्ड जो बना इसको भंग करेंगे और जो जनवादी जनता की डिमांड है, आम लोगों की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। उत्तरकाशी जनपद के भतवाड़ी स्टैंड स्थित पर्यटन पुलिस चौकी का सुदृढ़ीकरण किया गया। दरअसल चौकी की लंबे समय से सुधारीकरण नहीं होने के चलते हालात बेहद खस्ता थे, जिसके चलते कर्मचारियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और उसके बाद चौकी का सुधारीकरण कर चौकी को पुनर्जीवित अब किया गया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह के नेतृत्व में खटीमा कृषि मंडी समिति में कृषि कानूनों, कार्यकारिणी विस्तार और विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों की एक पंचायत की गई, जिसमें ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का गठन कर समस्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान किसानों ने आह्वान किया कि तीनों काले कृषि कानूनों के वापस नहीं होने तक और एमएसपी की गारंटी न मिलने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। कोई भी सरकार आ रही है, किसानों को उसकी जो फसल है लागत ज़्यादा होती है, कीमत कम मिलती है। सरकार जो भी रेट बढ़ाती है कभी भी किसानों से पूछ के नहीं बढ़ाती। लागतें ज़्यादा लग रही हैं और कीमतें कम मिल रही हैं। इस वजह से लगातार जो किसान जो है, कोविड की तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई गई स्कीम के तहत खटीमा के वार्ड नंबर 14 स्थित निर्माण कुटिया आश्रम में आयुष विभाग का कैंप लगाकर लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कारगर दवा का वितरण किया गया। वहीं मौके पर होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर संदीप कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। तो संदीप कुमार इस समय यहाँ पर कोरोना के बचाव के लिए
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्सेनिक L30 जो मेडिसिन आती है उसका निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। ये वितरण किया जा रहा है, जिसका बिल्कुल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसमें बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को तीसरी लहर से बचाने के लिए बहुत ही कारगर और कामयाब जो औषधि है आर्सेनिक L30, इसका संपूर्ण नागरिकों को वितरण किया जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं हमीरपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बाढ़ संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भारी पैमाने पर जल छोड़ने के कारण हुआ है। यमुना जी में जो पानी आया है चंबल कोटा डैम राजस्थान से और बेतवा में माता टीला से काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़ने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हुई है। लगभग 90 गांव इसकी चपेट में आए हैं। स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासन ने, SDRF और PSC की फ्लड यूनिट बचाव और राहत कार्य के साथ जुटी हुई है। पर्याप्त मात्रा में राहत पैकेट और फूड पैकेट प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की व्यवस्था भी हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आपदा राहत निधि से पहले से ही हर एक जिला को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से उन सभी पीड़ित परिवारों को जो बाढ़ से या किसी भी आपदा से प्रभावित हैं, उन्हें राहत सामग्री जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, सूखा में चना, भूजा, तेल, मसाले, नमक, मोमबत्ती, केरोसिन आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और ये वितरण भी प्रारंभ हो चुका है। बचाव और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने, जिन गांवों में बाढ़ का पानी चूंकि तेजी के साथ नीचे अब जल घुट रहा है, तो वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन पहले से इसके प्रति अलर्ट है। एक आपदा है, सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अलर्टनेस के कारण किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि अब तक नहीं हो पाई है। बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं और समय से सबको राहत मिले। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि वह इस बात को देखें कि हर दूसरे तीसरे वर्ष यमुना नदी के कारण और बेतवा नदी के कारण हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका स्थायी समाधान का भी एक ठोस प्लान आगे बढ़ाना चाहिए। आज मैं इसीलिए इन सब कार्यों का समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। प्रशासन और पुलिस के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बचाव और राहत कार्यों की पूरी समीक्षा यहाँ पर की है, जो संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हमीरपुर के जो 90 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, इनको राहत मिलेगी और सामान्य जीवन यहाँ पर बहाल करने में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद। का जायजा लेने के बाद तमाम जानकारी देते हुए उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सजग है और राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।